नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आज हमारे साथ हैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के प्रसिद्ध डॉक्टर राजीव सिंह जी। आज हम इनसे पाइल्स यानी जिसे हम हिंदी में बवासीर भी कहते हैं उस पर लेजर सर्जरी के बारे में बातचीत करेंगे। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जनरल सा सवाल पाइल्स को लेके कि ये क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पाइल्स यानी बवासीर है क्या। जी। जनरल पब्लिक क्या समझती है कि गुदा द्वार के संबंधित कोई भी तकलीफ अगर उससे है तो वो उसे सबको पाइल्स समझ बैठते हैं। जी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइल्स बवासीर का मतलब होता है कि हमारे गुदा द्वार में जो खून की नसें आती हैं, जो उन्हें ब्लड सप्लाई करती हैं, वो बार बार रगड़ खा करके उनके गुच्छे बन जाते हैं। किसी चीज़ को अगर हम बार बार अगर खींचते हैं तो एक वो उसका रूप, उसका आकार बदल जाता है। तो ये खून की नसों के गुच्छे हैं जिसे जनरल बोलचाल भाषा में हम मस्से भी कहते हैं। तो ये खून के जो गुच्छे बन जाते हैं नसों के खून के, ये जब हम शौच के दौरान या हम जब लैट्रिन जाते हैं तो जैसे ही हार्ड स्टूल पास होता है ये नसें फट जाते हैं और उनसे खून बहने लगता है, जिसे हम पाइल्स या बवासीर कहते हैं। जी। इसके साथ अक्सर क्या होता है कि कई बार कुछ गांठें बाहर आने लगती हैं, स्पेशली जैसे स्किन जो है वो बार बार रगड़ खा के जो त्वचा है गुदा द्वार की वो बाहर आने लगते हैं। जी। जिससे कि हम बादी बवासीर का नाम अक्सर दिए जाते हैं। जबकि बादी बवासीर जैसी कोई बीमारी नहीं होती, वो एक शारीरिक कह लीजिए कि जैसे जैसे उम्र हमारी घटती जाए तो हमारे स्किन चेहरे की भी हमारी झुर्रियाँ आ जाती हैं, लटक जाती हैं। वैसे बार बार रगड़ खाने से अगर हम हैबिचुअल कब्ज के मरीज हैं, हमारी दिनचर्या गड़बड़ है, तो वो बवासीर का रूप ले लेते हैं, वो स्किन के गुच्छे। लेकिन वो हकीकत में बवासीर नहीं है। बवासीर वो है जो गुदा द्वार के अंदर खून की नसों के गुच्छे बनते हैं और वो फट जाएं तो उनसे ब्लीडिंग होने लगती है और इसमें कोई दर्द नहीं होता शुरुआती स्टेज में। सर, तो क्या कारण है, क्यों मतलब क्या चीज़ों की ज़्यादा सेवन करने पे या क्या ना खाने पे ये होता है, क्या कारण है इसके? देखिए, होने के तो ढेर सारे इसके कारण हैं। उसमें एक हमारी दिनचर्या कैसी है उस पर बहुत कुछ निर्भर है। कुछ लोगों में आनुवंशिकी कारण है, कुछ में रचना जो हमारी बॉडी की संरचना है, कुछ सबकी अलग अलग भिन्न भिन्न होती है, वो एक कारण है। कुछ में जो है स्पेशली अगर मैं कहूँ तो जानवरों को नहीं होता ये बीमारी, क्योंकि वो चार पैरों पे खड़े हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का असर नहीं पड़ता। आदमी दो पैरों पे खड़ा है तो ग्रेविटेशन का भी एक देखिए साइड इफेक्ट है। आप बहुत देर तक खड़े रहिए तो आपको पैर की नसें आपकी सूज जाती हैं, जिसे हम लोग वेरिकोज वेन का नाम देते हैं। हाँ। उसी तरह से गुदा द्वार भी सबसे डिपेंडेंट पार्ट हुआ हमारे पेट का, तो वहाँ भी ग्रेविटेशन की वजह से भी कई बार खून की नसें जाके वहाँ खून इकट्ठा होता रहता है और वो फूल जाती है। तो अगर हम बातें करें तो कुछ आनुवंशिकी पारिवारिक लोगों में अक्सर किसी एक को है तो अक्सर हो जाता है। शारीरिक रचना गुदा द्वार के चारों तरफ की ऐसी होती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मांसपेशियाँ नहीं हैं जो खून की नसों को मजबूती दें। तीसरा ग्रेविटेशन का भी असर है, जो हम दो पैरों पर खड़े हैं उसका भी अपना एक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण है वो है हमारी आदतों का, हमारी भोजन का, हमारी दिनचर्या का। अगर हमारी दिनचर्या नियमित नहीं है, अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के मरीज हैं, कब्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार हम लैट्रिन जाना पड़ता है, हमें हमेशा ये फीलिंग होता है कि इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ डेफिकेशन है, हमें हमेशा आभास होता है कि हमारा पेट साफ ही नहीं हो रहा है, तो हम स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं लैट्रिन करने में। और जब भी किसी चीज़ पे जोर लगाएंगे वो लटकेगा। किसी भी चीज़ को आप पकड़ के बार बार खींचिए, यूँ समझिए, या जोर लगाइए तो वो लटकेगा। वो फिर आगे चल के खून की नसों के गुच्छे के रूप में आ जाते हैं या स्किन लटकने लगती है गुदा द्वार के चारों तरफ, जिसे हम बादी बवासीर या बाहरी बवासीर, और जो खून के गुच्छे जो अंदर है उसे हम आंतरिक बवासीर का नाम दे देते हैं। जी सर, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे कह सकते हैं लोग छुपाते हैं, कस झेलते हैं, ऑपरेशन नहीं कराते जल्दी। अब जो लेजर तकनीक आई है वो लोगों के लिए कितनी कारगर है, कितना लोग अब इससे कंफर्टेबल हो पाए कि हाँ हम सब सर्जरी करा सकते हैं, कितनी कारगर टेक्नोलॉजी है? जैसे आपने बताया कि लोग छुपाते हैं ढेर सारी चीज़ें, तो मैं उसके तहत आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा और कि देखिए, बवासीर वो बीमारी है जिसमें हमें शौच के दौरान खून जा रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है।
जी। बवासीर में सिर्फ चौथे स्टेज में जब मस्से बिल्कुल बाहर आने लगते हैं जी। तब भले दर्द होता है। जी। उसे हम लोग कई बार उसमें खून के थक्के बन जाते हैं, जिसे हम लोग थ्रोम्बोज पाइल्स बोलते हैं। जी। एक वो स्टेज है। दूसरा, लोग यहाँ तक छुपाते हैं कि कई बार कड़ी लटी होने की वजह से हमारे गुदाद्वार के आगे या पीछे हिस्से कट जाते हैं, जी। वहाँ घाव हो जाता है, जिसमें मुंह में आपने देखे छाले पड़ जाते हैं और अगर बार बार होता रहे तो वो परमानेंट होते हैं। जी। जब गुदाद्वार में घाव हो जाते हैं हम्म। अल्सर टाइप के, तो उसे हम फीसरी नैनो बोलते हैं। बहुत कॉमन है हमारे समाज में। जी। यहाँ तक कि जितने मरीज बवासीर के नहीं देते उससे ज़्यादा तो हमें फीसर के मरीज मिलते हैं। अच्छा। और वो अक्सर मरीज तड़पता रहता है, परेशान होता रहता है, जबकि शुरुआती दौर में उसका बहुत अच्छा इलाज दवा से है, अच्छा। लेकिन वो शर्म बस दिखा नहीं पाता या उसे बवासीर समझ करके वो फिर इधर उधर भटकता रहता है। तीसरा चीज़ मतलब ये दो अलग अलग चीजें दोनों हैं। बिल्कुल अलग है। अच्छा, दोनों- जिनको लोग एक समझते हैं। एक समझ बैठते हैं। तीसरा, ओके। मैंने कहा ना शुरुआत में कि गुदाद्वार की हर बीमारी को लोग बवासीर मानते हैं, जी। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अलग अलग बीमारी। अलग अलग बीमारी। तीसरा बहुत ज़्यादा कॉमन है गुदाद्वार का फोड़ा, जी। जिसकी वजह से एब्सेस बोलते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बगंदर या फिस्टुला हो जाता है। जी। फिर वहाँ से हल्का खून का रिसाव, हल्का दर्द, हल्का मवाद आता रहता है, खुजलाहट होती रहती जी। है, क्योंकि सबके लक्षण थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। जी, जी। तो उसमें भी अक्सर लोग कन्फ्यूजन पाल बैठते हैं, जबकि बहुत कॉमन है बगंदर। चौथा, इसी तरह से अल्सर में और शुरुआती दौर में खून आता है। गुदाद्वार का कैंसर बहुत कॉमन है और अगर आप समय पे नहीं दिखाते हैं तो वो भी आप मिस कर जाते हैं। तो बहुत कॉमन है गुदाद्वार का और रेक्टम का कैंसर। तो मल द्वार से अगर किसी को भी खून आ रहा है जी। या दर्द हो रहा है तो वो समय रहते दिखा ले, जी। जिससे उसकी डायग्नोसिस बन सके। पहली बात जो हम लोगों ने जो इसमें चर्चा की, जी। तो ये चार मुख्य बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं: जी। बवासीर, फीसर, बगंदर और गुदाद्वार का कैंसर। जी। अब बात आती है आपका जो ये सवाल है लेजर लेजर। सर्जरी। हाँ, लेजर कितना प्रभावी है। तो मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बवासीर जो बीमारी हमारी है उसमें क्योंकि इसकी बहुत सी विधियाँ हमारे मेडिकल में हैं। जो शुरुआती विधि है वो दवाइयों से है, खान पान से है, देन फिर स्टेज के आधार पे इसका इलाज है। जी। ये जानना बहुत आवश्यक है कि किस स्टेज में हमारा बीमारी है, उसी के आधार पर उसके इलाज हैं। तो मैं आपको लेजर के बारे से पहले बवासीर की स्टेज के बारे में बताना चाहूँगा। बवासीर के 4 स्टेज हैं, हर बीमारी के स्टेज होते हैं। उसी तरह से इसके हैं जो शुरुआत में अगर किसी इंसान को सिर्फ खून आ रहा है जी। और कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ बाहर भी नहीं निकल रहा है, सिर्फ वो लैट्रिन जाने पे उसे बूंद करके खून बह रहा है, कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, लैट्रिन के ऊपर बिल्कुल फैल जा रहा है, जैसे कढ़ाई में तेल फैल जाए, अगर आप तेल डालिए तो पूरा फैल जाता है, वैसे लैट्रिन के ऊपर अगर खून फैल जा रहा है लाल लाल, तो वो ग्रेड 1 पाइल्स कहलाता है। ग्रेड 2 वो है जिसमें खून आने के साथ साथ कुछ गांठें भी बाहर आने लगती हैं, जी। लेकिन जैसे ही आदमी शौच के बाद उठता है वो गांठें अंदर चली जाती हैं अपने आप, जी। वो ग्रेड 2 कहलाता है। जी। ग्रेड 3 है जिसमें गुच्छे बाहर आता, खून तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ गुच्छे भी बाहर आते हैं, जी। लोग उन्हें फिर उंगली से अंदर करना पड़ता है, अच्छा। तो अपने आप अंदर नहीं जाते। जी। इंसान खुद जब शौच के बाद फिर प्रेशर देता है उंगली से, फिंगर से, जी। तब अंदर जाते हैं। जी। और ग्रेड 4 वो है जिसमें गुच्छे भी बाहर परमानेंट लटकते रहते हैं, उंगली से अंदर करने के बाद भी वो अंदर नहीं जाते। इनके आधार में आपको इसे पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये 4 स्टेज हैं, जी। जिसमें स्टेज 1 वो है जिसमें ये अंदर है मस्से, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ खून आ रहा है। जी। स्टेज 2 है जिसमें थोड़ा सा बाहर आता है, स्टेज 3 में काफ़ी बाहर आता है, उंगली से अंदर करना पड़ता है, और 4 वह है जिसमें हम हाथ से अंदर करने के बाद भी बाहर नहीं आता। जी। तो ये होने में कई सालों लग जाते हैं, इसके आधार पे ही इनका ट्रीटमेंट है। जी। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो स्टेज 1 में दवाइयों के साथ साथ खान पान और अपनी दिनचर्या के साथ साथ स्क्लेरोथेरेपी एक विधि है, जिसमें कि इन मस्सों में जा करके इंजेक्शन के द्वारा कुछ इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम लोग स्क्लेरोजेंट बोलते हैं। जी। खून की नसों में जाके उनके थक्के बना देते हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml भी इंजेक्शन देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट। लेकिन जब स्टेज 2, 3, 4 आता है तो वहाँ कई विधियाँ हैं। उनमें से जो पहले की विधियाँ रही हैं, एक तो पुराना चीरे द्वारा विधि है या क्षार सूत्र है, जो अधिकतर सर्जन या अधिकतर आयुर्वेद के डॉक्टर करते हैं।
बाकी 2 एडवांस विधियाँ अब तक हमारे मेडिकल में प्रैक्टिस में थी, वो है इन खून की नसों को दूरबीन के द्वारा अंदर जाके बांधना, जिसे हम लोग HAL-RAR एक विधि बोलते हैं, जिसमें हेमोरॉयडल आर्टरी लाइगेशन एंड रेक्टोपेक्सी नाम दिया गया। एंड दूसरा है एक स्टेपलिंग हेमोरेक्टमी। इसमें एक और विधि आई जिसमें स्टेपल होते हैं, वो अंदर जाके इन खून की नसों को पूरा वो एक और मेथड होता है। हाँ, ये हम अगर कहें तो आप ये 2 विधियाँ हम आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आप इसके आधार पे देख सकते हैं, ये HAL-RAR की एक विधि है पुरानी, और एक ये स्टेपलिंग हेमोरेक्टमी है। ग्रेड 2 में जो एक विधि बहुत हम लोग कॉमन यूज करते हैं वो है बैंडिंग। अगर शुरुआती स्टेज में है तो आपने बैंड जैसे सुना होगा, नसबंदी में दूरबीन द्वारा हम लोग बैंड ट्यूब के ऊपर लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ये सिंपल बैंड होते हैं। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब के साथ अपने इनके कुछ फायदे कुछ नुकसान। ये जो नई विधि आई है लेजर, अगर हम उस पर बात करें तो लेजर विधि ग्रेड 2, 3, 4 तीनों के लिए बहुत अच्छा है। सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लेजर सर्जरी जो है, जो नई तकनीक आई है, वो क्या है, क्या मायने हैं इसके, मेडिकल फील्ड में क्या मायने हैं उसके, ये बताइए। देखिए, लेजर बाकी फील्ड में बहुत दिनों से इसका उपयोग होता रहा है जी, लेकिन अभी मेडिकल फील्ड में कई क्षेत्र में कई बीमारियों में इसका उपयोग हो रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसी तरह से हमारे प्रोक्टोकॉलजी, जो हम एनल कैनाल की बीमारियों की स्टडी को बोलते हैं, उसमें लेजर विधि द्वारा कई बीमारियों का ऑपरेशन किया जा रहा है। लेजर का मतलब एक्चुअली में होता है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेशन बाय इमिशन एंड रेडिएशन। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि एक लाइट में ढेर सारी वेवलेंथ की तरंगें आती हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक कह सकते हैं कि रेंज की तरंगों को निकाल करके उनका उपयोग किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमारी एक साउंड एक वेव्स है, उसके एक वेवलेंथ है, तो उसी तरह से लाइट में ढेर सारे हैं। तो ये लेजर में जो उपयोग किया जा रहा है वो स्पेशली 2 वेवलेंथ को उपयोग किया जा रहा है। अगर मैं इसमें आपको इसके द्वारा अगर आपको मैं बताऊं तो आप यहाँ देखेंगे कि 1470 nm नैनोमीटर लिखा हुआ है। ये एक वेवलेंथ की ये मशीन है जिसमें इस जो लेजर का उपयोग जो मेडिकल क्षेत्र में है वो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग बीमारियों के लिए है। गुदाद्वार से संबंधित बीमारियों के लिए एक अलग वेवलेंथ, जैसे 1470 nm नैनोमीटर या 970 नैनोमीटर के वेवलेंथ को अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसमें एक ये मशीन होती है जिसमें इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, इसका एक मॉनिटर होता है, और यहाँ पे इसका बैक साइड में इसका एक डायोड होता है। तो ये कई प्रकार के हैं। डायोड लेजर एक नाम है, एक हॉल्मियम लेजर है, एक यॉर्क लेजर है। हॉल्मियम लेजर का उपयोग बहुत ज़्यादा स्टोन को तोड़ने में होता है, जो गुर्दे की पथरियाँ हैं उनको तोड़ने में। यॉर्क लेजर का बहुत ज़्यादा उपयोग हमारा कैंसर में हो रहा है। उसी तरह से ये डायोड लेजर का उपयोग जो है वो बवासीर, पाइल्स, फिस्टुला और भगंदर में हो रहा है। तो ये इनके वेवलेंथ के आधार पे है। इसमें देखिए एक प्रकार की रेज निकलती है, आपने ये देखे होंगे। तो इन रेज से अगर इनको पॉइंटेड करके किसी पॉइंट पे, जैसे खून की नसों में, जैसे बवासीर की जो खून की नसें हैं, उन नसों में जब इस वेवलेंथ को अगर इंजेक्ट करें उससे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ये अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें कि जैसे कि ये बवासीर के पार्ट गुच्छे हैं और इस वेवलेंथ को हम यहाँ ले जा कर के इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उस तरह से हम एनर्जी देते हैं, तो ये इन खून की नसों के गुच्छों को कोआगुलेट कर देता है। ये जनरल भाषा में कहें तो बर्न कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे ये जड़ से ही जो है उनकी ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाती है। और चूँकि ये करने में कोई कट नहीं हो रहा है, कोई चीरा नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर, तो कितनी सुरक्षित होती है, मतलब ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, दर्द और रिकवरी के परिप्रेक्ष्य में बताएं। देखिए, क्योंकि जो मैंने इस विधि में आपको बताया कि इसमें इन खून की नसों के जो ये मस्से हैं, इस पर लेजर के द्वारा बर्न सिर्फ किया जा रहा है, कोआगुलेट किया जा रहा है,
तो ब्लीडिंग की संभावना बहुत कम है। जी यूँ कह सकते हैं कि 1%। जी, मतलब काफी सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित है, कट नहीं है जी, चीरे नहीं है, कुछ बांधा नहीं जा रहा है। जैसे छाल सूत्र में इन गुच्छों को बांध दिया जाता है जी, तो जब तक वो बंधे रहेंगे वो बहुत पेन करेंगे। जी जी, यहाँ कुछ बांधा नहीं जा रहा है तो पेन बहुत कम हो गया। कट नहीं कर रहे हैं, चीरा नहीं लग रहा है तो पेन बहुत कम हो गया। जी जी, जब कट नहीं है, चीरा नहीं है तो इन्फेक्शन की संभावना अपने आप बहुत कम हो जाएगी। गई। जी जी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिन दवाइयाँ नहीं खाना है, आपको बहुत ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, तो आपकी छुट्टी मतलब बहुत कितने जल्दी दिन हो पे गई। इंसान, कितने दिन में प्रॉपर इंसान काम पे लौट सकता है और कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा? और सिर्फ 1 डे का होता है। अच्छा। यूजुअली ये डे केयर है। अच्छा, जिस दिन किया उसी दिन शाम तक अक्सर मरीज कहता है कि हम फिट हैं, हम घर जा सकते हैं, बट 1 डे हम लोग वेट करते हैं। अक्सर 1 डे में छुट्टी हो जाती है मरीज की, और दूसरे दिन से एक दिन वो घर पे रेस्ट करके अगले दिन से बोला जाता है वो अपने ऑफिस, अपने रूटीन वर्क कर सकता है। क्योंकि कुछ भी हाथ पैर और कहीं भी कुछ कट नहीं है, कोई पेन बहुत कम है, तो मरीज को नॉर्मल अपना दिनचर्या करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब क्योंकि ये इतनी कारगर है, इतनी हेल्पफुल है लोगों के लिए, इतनी कंफर्टेबल है, तो माना जाता है या कहा जाता है, या जो लोगों ने कराया है वो बताते हैं कि काफ़ी महंगी होती है, किश्तों में पेमेंट करनी पड़ती है। कितनी महंगी होती है सर? ये बात हम बिल्कुल सच करें, क्योंकि अभी तक देखिए यह सर्जरी हमारे मेट्रो में होती थी, बॉम्बे और दिल्ली में, क्योंकि ये मशीन महंगी पड़ती है बहुत। ये मशीन चूँकि बाहर बनती है, इंडिया में कितनी की होगी सर ये मशीन? ये तो 12 लाख की है। अच्छा। अब 12 लाख की मशीन और सिर्फ एक बीमारी में उपयोग हो रही है जी, सिर्फ बवासीर, फिस्टुला और फीसर में। जी जी, तो निश्चित रूप से इस वजह से महंगी। अगर ये कई बीमारियों में उपयोग हो तब तो हाँ ठीक है, कई मरीजों की सर्जरी हो रही है, रनिंग खर्चे निकल आएंगे। बट चूँकि मेट्रो में इसके खर्चे, मिनिमम जो खर्चे हैं वो 50,000 से लेके लगभग 1 लाख के बीच है। अच्छा। तो इस वजह से वहाँ ये किस्तों की बात होती होगी, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं। हम लोग ये सर्जरी अपने यहाँ पे टोटल ये कास्ट लगभग 20 to 25,000 में कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल में काफ़ी सस्ती और अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे उत्तर, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए पब्लिक ही हमारे प्रदेश की ऐसी है, वो इतने पेबल नहीं है। स्पेशली हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा इलाहाबाद मंडल के जो लोग हैं वो इतना पेबल नहीं है। तो हम सारी सर्जरी में हम लोग दूरबीन विधि द्वारा भी अपनी सर्जरी जो दिल्ली या बॉम्बे में 1 से 1.5 लाख में होती हैं वो हम अपने यहाँ 25 से 30 हज़ार में करते हैं, और उसमें भी हमें ठीक ठाक रहता है। तो हम लोग उनके बजट के हिसाब से कर रहे हैं सर्जरी, तो कहीं से कोई ये दिक्कत नहीं है कि हमें किस्तों में पे करने की जरूरत हो इतना महंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके। और मैं ये पूछूं कि कितने समय हो गए इसको आपके हॉस्पिटल में? मतलब मैं अभी 2 मंथ हुए हैं, टोटल अब तक मैं 22 सर्जरी कर चुका हूँ। कुछ मैंने प्रतापगढ़ में मेरा एक हॉस्पिटल है, वहाँ हमने लोग 8 सर्जरी किया, बाकी यहाँ पे किया है। जी जी। एंड अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, काफ़ी संतोषजनक है। बाकी अब आगे इसके चूँकि फॉलोअप जो आएंगे उससे और आइडिया लगेगा कि ये कितना हेल्पफुल है। सर अगर एज ग्रुप की बात करें तो अब आजकल देखा जा रहा है काफ़ी कम एज ग्रुप के लोगों को भी ये शिकायत हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या क्या काम करने चाहिए या क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनको इस चीज़ की शिकायत ना हो, पाइल्स की? देखिए क्योंकि दिनचर्या बदली है हमारे समाज की, लाइफ स्टाइल बदली है, बिल्कुल बिल्कुल, और खान पान बदला है, वातावरण बदला है, प्रकृति की सारी चीज़ें बदल गई। पहले और अब में तो बहुत अंतर, अगर हम स्पेशली 20 साल की बातें करें तो स्वाभाविक है हमारे शरीर की कई बीमारियां इन दिनचर्या की वजह से बदली हैं। उनमें से बवासीर भी अपने आप में एक है। इवन कहा यह जाता है कि हमारे समाज में इसका इंसिडेंस 50%, अच्छा, कि लगभग 50% लोग गुदाद्वार की किसी न किसी तकलीफ से पीड़ित हैं, बट वो शर्मवश या जिस भी कारण से वो चर्चा करने से बचते हैं और बीमारी को बढ़ाते हैं। जी, जैसा बिल्कुल नहीं करना है, जैसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सब तो शरीर के पार्ट है। जी। तो इतना कॉमन है और ये बढ़ता ही जा रहा है दिनचर्या की वजह से। कारण उसके पीछे जो है, क्योंकि नियमित समय पे उठना नहीं हो पाता, लाइफ स्ट्रगल बहुत बढ़ गया है, लाइफ बहुत भागम भाग की हो गई है, तो आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत तनाव में हैं, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। अगर मैं बात करूं इन सारी सोशल पार्ट का, तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है जी। और अगर हमारी आंत जो हम भोजन करते हैं उसको यहाँ से नीचे तक पहुँचने में एवरेज 16 से 20 घंटे लगते हैं जी। और इसे कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। अगर यदि ब्रेन ही तनाव में है
मतलब हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, जी। हम स्ट्रेस में हैं। जी। आप कभी फील करिए, कभी जब एग्जाम होता है तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है। तो जी। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम का पेट से क्या संबंध? जी, कोई संबंध नहीं, कोई बट एग्जाम का संबंध हमारे ब्रेन से है। जी। तो लेकिन वो घबराहट ब्रेन को होती है, तो फिर वो स्टिमुलेट होता है कि नहीं यार हम 2 बार यूरिन करके जाएं या 3 बार, तो मोशन भी होने लगता है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि ब्रेन ही हमारी आँख को भी कंट्रोल कर रहा है। इनडायरेक्टली इस बीमारी में हमारे ब्रेन का भी काफी रोल है, जिसे हम रिलैक्स रखना चाहिए। बहुत बड़ा रोल जी। अगर आप नियमित दिनचर्या जी रहे हैं, आप एवरेज 6 से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं, जी। सुबह आप समय पे अगर उठ रहे हैं, जी। आपने अपनी मोशन की हैबिट बनाई है, आप जी। जा रहे हैं रूटीन, जी। सही टाइम पे, जो पुराने टाइम में होता था कि सदाचार जीवन में हम 3 बार भोजन कर रहे हैं, जी, जी। नियमित समय पे कर रहे हैं, बिल्कुल। नियमित हमने अपने सारा साइकिल बनाई, इतने बजे उठना, इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना, इतने बजे स्कूल या कॉलेज अपने काम करना, इतने बजे सो जाना, तो समस्या बहुत कम हो जाएगी। ये सब अब डिस्टर्ब हो गया है। जी। और रहा साथ असर हमारे मोबाइल ने पूरा कर दिया है, तो इस वजह से जी काफ़ी मतलब मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए कहीं। कैसे हाँ, मैं तो क्योंकि आज वो लाइफ का पार्ट है, जी। वो हमारे साथ सोता है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमारे साथ जीता है, फुल टाइम हमारे जिम में होता है। इवन रात में सोने से पहले भी आदमी सोचता है कि एक बार अपडेट हो जाए, तो अब उसका नतीजा होता है वो देखते देखते 1 घंटे बाद सो रहा है, सोना था उसे 10 बजे, वो सो रहा है 12 बजे। तो फिर कुछ उसमें ऐसी भी चीज़ें देख लेता है जो उसे तनाव होता है या टेंशन में भी जाता है। ये सारा इस मोबाइल के फायदे बहुत है, तो नुकसान भी। जी सर, पाइल्स को लेके काफ़ी मिथक है, कई पोस्टर्स देखने मिलते हैं, शर्तिया इलाज कितनी कारगर है सर, ये क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? वो सिर्फ पाइल्स के लेकर के नहीं, हमारे समाज में नीम हकीम और बाकी भी फ्री सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, कोई पैसा नहीं लगता और हर कोई ये सलाह देता रहता है कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो जी। और उसके कई बार बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा मतलब शर्तिया इलाज जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इवन इसके भी अपने 100% रिजल्ट नहीं है। इसके भी रिजल्ट अभी तक जो आ रहे हैं वो 90-95% तक आ रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और हर केस के देखिए अपने रिकरेंस होते हैं। जी। मैं यहाँ पे अगर बवासीर के बारे में आपको कहूँ तो बवासीर देखिए वो बीमारी है जो हमारी दिनचर्या से संबंधित है, हमारी शारीरिक रचना से संबंधित है, हमारे मोशन से संबंधित है। जी। अगर आपने सर्जरी करा ली तो आपके उस समय के गुदाद्वार के मस्से तो दूर हो गए, कम हो गए मान लीजिए, लेकिन हम रोज लैट्रिन जाने पे स्ट्रेन कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। जब हम जोर लगाते जाएंगे तो फिर धीरे धीरे गुच्छे तो वहाँ आएंगे ना, गुदाद्वार हट तो गया नहीं है, गुदाद्वार तो वही है। हमारा ये दरवाजा मान लीजिए खराब हुआ और हमने एक बार इसको ठीक करवाया और हम रोज उसको ठेल ठेल के जो है चला रहे हैं, तो फिर तो खराब हो ही सकता, संभावना है। बिल्कुल। जी जी। तो ये बिल्कुल संभावना बनी रहती है, इसलिए इस मिथक में ना हो कि हमने ये करा लिया तो हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। और वो जो लोग कहते हैं कि सर्दियाँ इलाज, वो तो बिल्कुल कारगर है, वही कहना। सर अभी तक हमने जितनी भी बातें की पाइल्स को लेके या सर्जरी को लेके, उसके अलावा सर्जरी और पाइल्स को लेके अगर आप कुछ बातें हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए एक पाइल्स तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम देर कर देते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है, बार बार खून जाता रहता है, एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हमारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। यहाँ तक कई लोग बिल्कुल उस हालत में आते हैं कि 4 ग्राम 3 ग्राम खून उनके शरीर में बचा है और उसकी वजह से उनका फिर हार्ट फेलोर में भी जाने का डर रहता है। तो एक तो समय रहते आप आएँ, बहुत अच्छा इलाज है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज 1-2 में तो बैंडिंग हो जाती है, आप तुरंत कराए 10 मिनट चले गए, खर्चा भी कुछ नहीं, 8-10 हज़ार खर्चा। तो एक तो समय पे हर चीज़ का इलाज बहुत आसान है, पहला। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत बार ये देखने को मिलता है हम लोग को आए दिन कि गुदाद्वार के रास्ते खून बह रहा है और वो उन्होंने कभी जांच तक नहीं कराई, दिखाया तक नहीं सर, बस बहुत बार ये होता है कि गुदाद्वार का कैंसर होता है जी। और वो फिर देर करने से चौथे स्टेज फैल जाता है, तो उसकी जानलेवा है, फिर वो कुछ नहीं हो पाता बहुत बार। तो आपसे यही कहूँगा कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, आप अपने किसी भी अच्छे डॉक्टर को अवश्य दिखाएँ, स्पेशली सर्जन को दिखाएँ, क्योंकि गुदाद्वार संबंधित बीमारियों के जो डॉक्टर हैं वो सर्जन सबसे ज़्यादा ही उसके एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको दिखा के जरूर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए।
थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के प्रतिष्ठित डॉक्टर राजीव सिंह जी, जिन्होंने हमें पाइल्स या जिसे हम हिंदी में बवासीर कहते हैं उसके बारे में हर एक तथ्य से अवगत कराया। उसके लिए एक आजकल नई तकनीक जो आई हुई है, सर्जरी, लेजर सर्जरी, उसके बारे में बताया। वो कितनी कारगर है, काफ़ी कारगर है, ये बताया। पाइल्स ना हो इसके लिए क्या क्या करें, उन्होंने इन चीज़ों को भी बताया। उन्होंने बताया कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों लोग छुपाते हैं ये बीमारी, इसको बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। इसके कई स्टेजेस होते हैं। जब आपको लगे कि आपको ऐसी कोई भी बीमारी है, आप जाएं, डॉक्टर से दिखाएं। ऐसी बीमारियों को बिल्कुल ना छुपाएं, क्योंकि आगे चल के आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो आप ऐसी बीमारी को बिल्कुल ना छुपाएं, इलाज कराएं। और जैसा कि आपको सर ने बताया कि क्या क्या चीज़ें आप करें कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की शिकायत ना हो। जुड़े रहिए मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ऐसे ही नए नए विषयों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।